Assalamualaikum, this is Aisha. Today we are going to start algorithms. Algorithm basically these are the steps to solve the problem. किसी भी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, आप उनको एक स्टेप्स में राइट डाउन कर लें. दिस इज़ योर एल्गोरिथम. इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज सो ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन. आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके इसको राइट डाउन करते हैं स्टेप्स को सो दैट इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन्स. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू प्रिपेयर अ टी, आपके क्या स्टेप्स हैं? स्टार्ट, टेक अ केटल, आफ्टर दैट pour water in it, put the kettle on fire, add sugar and milk, wait till it boils, remove the kettle from the fire and so what you have done, अपने सारे स्टेप्स को एक सीक्वेंस में लिख दिया कि फर्स्ट पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, सबको एक सीक्वेंस में लिया. दिस इज़ योर एल्गोरिथम. ओके, द स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम written in easily understandable language is the algorithm. We can also solve certain problems with the help of a computer. For that purpose, we first formulate an algorithm for the problem and then translate the algorithm into an instruction for the computer. Usually, an algorithm takes an input and then after processing produces some outputs. जैसे हमने पहले फ्लो चार्ट्स में पढ़ा था कि आपके पास 3 चीज़ें मस्ट होती हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ओके, और या फिर आपके यूज़ हो जाता है डिसीजन मेकिंग. एल्गोरिथम्स भी सेम वैसे हैं, बट फ्लो चार्ट आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी, ये आपका एक सीक्वेंस में स्टेप्स नोट डाउन करने हैं. ठीक है, तो आपने अगर कंप्यूटर के फॉर्म में करना है तो क्या है, आपको सिंपली आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आपने एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गई, उसके बाद आपने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया. जब आप इसे सिंपल स्टेप्स में लिख देते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसकी कोडिंग करना. ओके, तो आप एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दें. उसके बाद आपके पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, उसको आपने एक सीक्वेंस में लिख देना है, वो आपका एल्गोरिथम आ जाएगा. फिर उस एल्गोरिथम को आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज़ करते हुए, उसके रूल्स यूज़ करते हुए उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर देना. दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. ओके, एल्गोरिथम क्या है, आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बाद में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया ताकि एक प्रॉपर प्रोग्राम की शक्ल में आ जाए. हाँ, फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, देयर आर डिफरेंट नोटेशंस और कीवर्ड्स. कीवर्ड्स बेसिकली ये एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो आप अपने यूज़ के लिए नहीं यूज़ करते, उनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, आपने उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है. कीवर्ड्स क्या हैं? आपके रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि आपने उसे उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है जो उसका पर्पज़ है. आप उसे एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, उसे आप अपनी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, उसके स्पेलिंग्स चेंज नहीं कर सकते या उसकी जगह कोई और वर्ड्स नहीं लिख सकते. आपने वही वर्ड्स यूज़ करने हैं और उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करने हैं. कुछ नोटेशंस और उनके मीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट. जब भी आपने कोई एल्गोरिथम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट लिखना है. ठीक है, हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, आपने स्टार्ट और एंड का एक टर्मिनल सिंबल था, यहाँ आपने सिंपली स्टार्ट लिख देना है. स्टार्ट इट्स मीन कि यहाँ से आपका एक न्यू फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, न्यू एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, सॉरी. देन इनपुट. इनपुट आपने तब यूज़ करना है आपने जब भी यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है. जस्ट एन एग्जांपल कि आपने 2 नंबर लेने हैं ए बी, उनको ऐड करने के लिए, तो आपने इनपुट क्या लेना है, यूज़र से 2 वैल्यूज़, इनपुट ए, इनपुट बी. तो ये 2 वैल्यूज़ आपने क्या करना है, यूज़र से लेनी है, तो उसके लिए आप इनपुट कीवर्ड यूज़ करेंगे. थर्ड इज सेट. सेट आप कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है. असाइन मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पाई की वैल्यू 3.14 असाइन कर दे, या एरिया की वैल्यू जो है वो b इंटू एच कर दे. तो किसी फॉर्मूले को जहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाता है ना, जिसको आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है, वहाँ पे आपने सेट यूज़ करना है. जहाँ आपने यूज़र से लेनी है वो इनपुट यूज़ करना है. ओके, जहाँ आपने खुद से कोई असाइन करनी है, लेट्स सपोज ए की वैल्यू 36 हो जाए. ठीक है, जहाँ आपने खुद से सेट करनी है, असाइन करनी है, वहाँ आपने सेट यूज़ करना है. जहाँ यूज़र से लेनी है वो आपने इनपुट यूज़ करना है. नेक्स्ट नोटेशन आपकी इफ़ एल्स. इफ़ एल्स आपकी हमेशा कंडीशंस में यूज़ होगी कि अगर आपकी ये कंडीशन हो, ट्रू हो जाए तो ये काम करे, अगर ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ए ग्रेड दे दे, और अगर बिलो देन 50 है तो फेल कर दे. ओके, तो आप इस कंडीशन में आप इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं. आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं कि आप एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन डाल दें. जैसे हमने ऊपर एक फ्लो चार्ट देखा था, अभी आगे भी आपके एल्गोरिथम्स की एग्जांपल भी होंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी.
उसमें क्या आपके अगर ग्रेटर देन 90 है तो ए ग्रेड दे दे, अगर नहीं है तो फिर दोबारा चेक करें, ग्रेटर देन 80 है तो बी ग्रेड दे दे, एंड सो ऑन। तो आप इसे मल्टीपल कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ के बाद, कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट है वो ट्रू की केस में सॉल्व होगी, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। जो एल्स के बाद स्टेटमेंट आएगी वो फॉल्स की शेप में होगी। अगर आपने आपके कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स के बाद स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो। ओके, इफ कंडीशन देन इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द स्टेटमेंट इज ट्रू, एल्स in that case if the statement is false then after the else statement will be executed. okay, writing else part is optional. अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप else नहीं भी कर सकते। इस पर आपको एक ही कंडीशन को चेक करना है, एक ही क्राइटेरिया को चेक करना है तो आप इसको कर सकते हैं। तो else अगर आपके पास नहीं है सेकंड कंडीशन, आप इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गो टू। गो टू आपका वहाँ यूज़ होता है जब आपने कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ लाइन स्किप करनी है कि आप डायरेक्टली अगर आपकी कंडीशन ये आती है तो इसके बाद आप इस लाइन पे जाएं, ओके, या आपने वापस किसी लाइन पे जाना है तो आप वहाँ पे गो टू यूज़ करेंगे। इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप्स। लूप्स कहाँ होते हैं? जहाँ पे आपने मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन को आपने 1000 दफ़ा करना है, एक इंस्ट्रक्शन को आपने 10 दफ़ा करना है, तो आप उसे 10 दफ़ा लिखेंगे नहीं बट उसे एक लूप में ले आएंगे ताकि वही इंस्ट्रक्शन उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होती जाए, वो आपका लूप होता है। देन आउटपुट टू डिस्प्ले द वैल्यूज़, अपने जो रिजल्ट डिस्प्ले करने हैं उसके लिए आप आउटपुट यूज़ करेंगे। देन स्टॉप, एट द एंड यू हैव टू राइट द स्टॉप टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। ओके, थोड़ा सा रिव्यू दोबारा कर लेते हैं। स्टार्ट, एट द बिगिनिंग इनपुट जहाँ आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, सेट जहाँ पे आपने असाइन करनी है वैल्यू या फॉर्मूला असाइन करना है, इफ़ एल्स जहाँ आपके पास कोई कंडीशन आ जाती है, गो टू अगर आप किसी स्पेसिफिक लाइन पे जाना चाह रहे हैं, कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, मोस्टली यूज़ कहाँ होती है? जहाँ लूप्स हो आपके पास। लूप्स मीन्स जहाँ पे मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो जाए एक या मल्टीपल स्टेटमेंट्स की मैनी टाइम्स। आउटपुट जहाँ आपको डिस्प्ले करना होता है रिजल्ट्स को, और स्टॉप एट द एंड ऑफ योर एल्गोरिथम। नाउ लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स सम एग्जांपल्स ऑफ द एल्गोरिथम्स। फर्स्ट एल्गोरिथम इज टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। फर्स्ट स्टेप क्या है जी? आपने स्टार्ट कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या है? इनपुट नंबर्स, कौन से नंबर्स लेने हैं आपने? n0, n1, n2, ये कुछ वेरिएबल्स हैं ताकि आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, लेट्स सपोज मैं एंटर करती हूँ 5, तो 5 कहाँ चला जाएगा? n0 में। फिर मैंने एंटर किया 7, 7 कहाँ चला जाएगा? n1 में। मैंने एंटर किया 12, 12 कहाँ चला गया? n2 में। तो जो जो मैं वैल्यूज़ एंटर करते जाऊँगी रिस्पेक्टिवली वो इसी वैरिएबल्स में एंटर होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। ओके, इनपुट का मतलब है आपने यूज़र से वैल्यू ली है। इनपुट ले लेने नंबर्स, कौन से? आपने 5 वेरिएबल्स ले लिए क्योंकि आपको 5 नंबर्स रिक्वायर्ड है। थर्ड स्टेप इज सेट सम। सेट हमने क्या कहा था? सेट कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पे आपने वैल्यू कहीं असाइन करनी है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इट्स मीन आपने ये वैल्यू कहाँ असाइन करनी है? इस वेरिएबल को असाइन करनी है, तो आपका क्या यूज़ करेंगे? सेट। ठीक है, सेट सम टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, इन सब को ऐड करके जो रिज़ल्ट आए वो कहाँ असाइन कर दे? वो सम वेरिएबल में असाइन कर दे। ठीक है, इन सब को ऐड करके जो रिज़ल्ट आए वो सम वेरिएबल में असाइन कर दे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? स्टेप 4 में सेट प्रोडक्ट टू n0 मल्टीप्लाई बाय n1 टिल n4, इन सब को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो कहाँ असाइन कर दे? वो प्रोडक्ट वेरिएबल में असाइन कर दे। एंड वाइल यू आर यूजिंग द वेरिएबल्स, जब भी आप इसको चूज़ करेंगे वेरिएबल्स को, तो ये एक आपके अप्रोप्रिएट नेम होने चाहिए जिससे पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है यहाँ पे सम ले रहे हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप जो भी वेरिएबल नेम यूज़ करें आप इसे अप्रोप्रिएट वेरिएबल यूज़ करें जिससे आपको पता चले कि ये इस फॉर्मूले में हो क्या रहा है, आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इसमें किस चीज़ की वैल्यू है। नेक्स्ट, सेट एवरेज टू दिस डिवाइडेड बाई 5, आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसकी कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो आंसर कहाँ स्टोर होना है? एवरेज में स्टोर हो जाना है। अब यहाँ पे देखें, आपने इनपुट हो गया आपकी, ये आपकी प्रोसेसिंग होगी। ये तीनों सेट में क्या है? प्रोसेसिंग है। इनपुट ले लिया, प्रोसेसिंग होगी। अब थर्ड थिंग क्या है? आउटपुट देना है, रिजल्ट कहीं डिस्प्ले भी करवाना है। ओके, आउटपुट क्या करें? सम, प्रोडक्ट, एवरेज। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो आप इसे कॉमा से डिफ्रेंशिएट करेंगी।
कॉमा द नेक्स्ट वेरिएबल, कॉमा एंड द नेक्स्ट वेरिएबल। एंड बी श्योर आपने वही वेरिएबल्स नेम यूज़ किए हैं, सेम स्पेलिंग यूज़ किए हैं जो आप यहाँ जिसमें वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। अगर आप सेम वेरिएबल्स नहीं लेंगे तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उस वेरिएबल में तो कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे मैंने एवरेज लिया था, यहाँ मैं लिख देती हूँ एवीजी। एवीजी तो उस वेरिएबल में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो आपको कोई भी वैल्यू शो नहीं करवाएगा। तो आपने प्रॉपरली वही नेम यूज़ करने हैं जो आप यहाँ वेरिएबल में यूज़ कर रहे हैं, और उसी का आपने आउटपुट डिस्प्ले कर देना है। तो ये आपके स्टेप्स थे। यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया, इन 3 में आपने सेट करके आपने प्रोसेसिंग कर दी, वैल्यूज़ असाइन कर दी, एंड द लास्ट आपने आउटपुट दे दिया, एंड देन टर्मिनेट योर प्रोग्राम बाय जस्ट राइटिंग एंड। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये इसी की एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, एक्टिविटी चेक करें। इसमें फिगर शोज अ सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 numbers are given 25, 45, 65. ओके, राइट एन एल्गोरिथम विद these फिक्स्ड वैल्यूज मीन्स आपने अब n1 n2 नहीं लेने। n1 n2 हमने तब लिए थे जब हमें यूजर से वैल्यू लेनी थी। अब हमने अगर n1 लेना है तो उसमें वैल्यू असाइन कर देनी है 25। ठीक है, हमने वैल्यू खुद से देनी है, यूज़र से नहीं लेनी, इनपुट नहीं ले रहे अब हम यूज़र से। नोट दैट इन दिस केस नो इनपुट इज़ रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड? क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें ऑलरेडी बता दिया कि इन फिक्स्ड वैल्यूज़ को आपने एज एन इनपुट लेना है, तो इसलिए हमें इनपुट की कमांड नहीं है अब यहाँ पर यूज़ करनी। अब इसके लिए लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल। पहले आपको सबसे पहले देख लें कि आपने करना क्या है। इनपुट तो लेना नहीं, आपने ये वैल्यूज़ असाइन करवा देनी है 3 नंबर्स में, उनको ऐड करना है, उसके बाद आपने एवरेज लेनी है। लुक एट दिस नाउ। ये प्रोग्राम मैंने इसके लिए कोड किया है। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट कर दिया। स्टेप 2 में सेट कर दिया n1 to 25, n2 to 45, n2 to 60, n3 to 65। यहाँ पे आप नंबर 1 भी ले सकते हैं, नंबर 2 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो कि वो क्या चीज़ है, नंबर है, ये क्या है। ठीक है, वैल्यूज़ गिवन थी इसलिए हमने इनपुट की कमांड यूज़ नहीं की। हमें वैल्यू असाइन ज़रूर करनी थी तो हमने सेट की कमांड यूज़ कर दी। सेट कर लिया n1 को 25, n2 को 45 एंड n3 को 65। सेट करने के बाद हमने क्या करना है, सम ले लिया, ये वाली ऐड वैल्यूज़। सेट कर दिया सम टू n1 प्लस n2 प्लस n3। सम करने के बाद सेट एवरेज टू सम डिवाइडेड बाई 3। एवरेज क्या है, सम डिवाइडेड बाई 3। ओके, सेट एवरेज टू सम डिवाइड बाई 3। आउटपुट हमने क्या करना है, एवरेज आउटपुट करनी है, एंड देन स्टॉप। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम इस तरह होगा। आपने तीनों वैल्यूज़ को असाइन कर दिया, फिर आपने सम कैलकुलेट कर दिया, एवरेज कैलकुलेट कर दिया, आफ्टर प्रोसेसिंग आपने आउटपुट दे दी एवरेज की। इसका अनदर वे भी है, जस्ट लुक हियर। इसमें आप क्या किया कि मैंने सेट n1 to 25, n2 to 45, n3 to 65 मैंने एक ही में कर दिए जस्ट बाय कॉमा। अगर आपने मोर देन 1 वैल्यूज़ अगर आपने करनी है तो कॉमा आप इंसर्ट करें और उसके बाद आप सेकंड वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने एक ही लाइन में कर दिया n1 to 25, n2 to 45 एंड n3 to 65। स्टेप 3 भी मैंने डायरेक्टली एवरेज कैलकुलेट कर ली है, वहाँ मैंने पहले सम कैलकुलेट किया था। सेट एवरेज टू n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाई 3। डायरेक्टली आपकी एवरेज कैलकुलेट हो गई, फिर आपने आउटपुट दे देना है एवरेज का। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं, जो आपको लगे मोर एफिशिएंट है, लेस नंबर ऑफ लाइंस हैं, लेस नंबर ऑफ कोड्स है, एंड एग्जीक्यूशन उसकी लेस है, आप वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। दोनों में कोई चीज़ रॉन्ग नहीं है, दोनों ओके हैं। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको शो करवाया कि आपके पास एक मल्टीपल वेज हो सकते हैं कैलकुलेट करने के। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद अ गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इट्स मीन आपको यूज़र से क्या लेना है, फोर्स लेनी है, मास लेना है। क्या वैल्यूज़ लेनी है, इनपुट लेना है नंबर्स। कौन से नंबर्स, मास और फोर्स के। ओके, आपने यूज़र से क्या लेना है, मास और फोर्स। उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या करना है, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इट्स मीन इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आए वो आपने कहाँ स्टोर कर देना है, एक्सेलरेशन में। आउटपुट क्या देना है, एक्सेलरेशन। एंड स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। इनपुट लिया यूज़र से, जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी, जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग में हमने फार्मूला अप्लाई किया
और आउटपुट दे दिया जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया था. दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल. नेक्स्ट, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? साइड की लेंथ. ओके, तो आपने क्या करना है? स्टार्ट, इनपुट क्या लेना है? नंबर 1. कौन सा? साइड. जो मैं वैल्यू एंटर करूँगी वो किस वेरिएबल में आएगी? साइड में. फिर मैंने प्रोसेसिंग में क्या किया? सेट वॉल्यूम टू साइड इंटू साइड इंटू साइड. वॉल्यूम क्या होगा? साइड्स को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा. एंड आउटपुट वॉल्यूम. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल. क्या क्या हो रहा है आपके पास? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. इनपुट में आपने वो वैल्यू ले लेनी है जो आपको रिक्वायर्ड है. प्रोसेसिंग में आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और आउटपुट में आपने वो वेरिएबल दे देना है जिसमें आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया है. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी, चेंज द अबव एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर. समटाइम्स अगर आपको ये इस तरह की एग्जाम्पल्स दी जाती है तो आपके साथ फॉर्मूलेज के हिंट दिए जाते हैं. द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस. ओके, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब. अब उसने ये फॉर्मूला दे दिया है कि वॉल्यूम इसका स्फीयर का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 इंटू पाई आर क्यूब. अच्छा, पाई की वैल्यू भी आपको पता है. पाई की वैल्यू मोस्टली क्या होती है? 3.14. आर की वैल्यू आपको नहीं पता, तो आर आपने क्या करना है? इनपुट ले लेना है यूजर्स से. मैं आपको ये एग्जांपल दिखाती हूँ इसकी. लुक हियर, इसमें क्या है? स्टार्ट किया, इनपुट ले लिया आपने एक नंबर. कौन सा नंबर ले लिया? आर. क्योंकि आर की तो हमारे पास वैल्यू नहीं थी, हमने क्या किया? उसे यूज़र से ले लिया एज द इनपुट. पाई की वैल्यू हमारे पास होती है, पाई मोस्टली दैट इज़ नॉन की 3.14 होती है. तो हमने क्या किया कि उसको सेट कर दिया. सेट पाई इज इक्वल टू 3.14. उस वैल्यू को असाइन कर दिया. यूज़र से नहीं ले रहे क्योंकि पाई की वैल्यू तो कॉमन है, सबको पता है, तो वो यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, रेडियस की वैल्यू यूज़र से लेंगे क्योंकि रेडियस में भी डिफरेंट. ओके, तो इनपुट हमने ले लिया रेडियस, पाई को हमने वैल्यू असाइन करवा दी 3.14. उसके बाद अब आ जाती है प्रोसेसिंग. अब क्या करना है? सेट करो स्फीयर वॉल्यूम टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर क्यूब, आर. ओके, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. लुक हियर, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. सिंपल, आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिया. जो चीज़ आपके पास नहीं थी वो आपने यूज़र से इनपुट कर ली. जो आपको पता थी जस्ट लाइक पाई की वैल्यू वो आपने असाइन कर दी. उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप आपका क्या है? आपने डिस्प्ले कर देना है आउटपुट. आउटपुट में क्या? जो आपका रिजल्ट आया था वो आपने स्टोर किया था किसमें? स्फीयर वॉल्यूम में. वो आपने स्फीयर वॉल्यूम में स्टोर कर देना है. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज़ द हाइट. अब यहाँ हमें पता चल गया पाई की वैल्यू तो हमें पता है, वो हम असाइन करवा सकते हैं, सेट करवा देंगे. आर की वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है. एच हाइट हमें क्या करना है? यूज़र से लेनी है. तो हमें यहाँ से फॉर्मूले से पता चल जाएगा हमें इनपुट क्या क्या लेना है और कैलकुलेट क्या करना है. ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखें. आपने इनपुट लिया आर और एच, इसको भी शो करवाने दें मुझे. इनपुट लिया आर और एच क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नहीं थी, ना रेडियस ना हाइट. पाई को हमने सेट करवा दिया. सेट कर दिया सिलेंडर वॉल्यूम टू पाई इंटू आर बिकॉज आर स्क्वायर है इंटू एच. ओके, इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? सिलेंडर वॉल्यूम के वेरिएबल में. एंड एट द एंड यू हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट. आउटपुट यूज़ करना है. अच्छा, मोस्टली ये जो कीवर्ड्स होते हैं जिस तरह स्टार्ट है, इनपुट है, सेट है, आउटपुट है, नॉट नेसेसरी नहीं है, बट मोस्टली क्या करते हैं प्रोग्रामर्स इनको कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए और आपको मतलब क्लियरली व्यू हो जाए आपको. तो मैंने भी इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा है, बट ये नेसेसरी नहीं है. आप इसे स्मॉल लेटर्स में भी लिखें देन इट इज़ ऑल्सो इक्वली ओके. लेकिन सिर्फ सेपरेट करने के लिए कि ये मेरा रिजर्व वर्ड है, ये मेरा वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसे कैपिटल लेटर्स में लिख दिया. तो ये आपके दोनों फॉर्मूलाज कैलकुलेट हो गए. अगर आपको एक ही प्रोग्राम में करना है आप एक ही प्रोग्राम में भी कर सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे डिपेंड करते हैं. तो मैंने इस दोनों को आपको शो करवा दिया कि आपके पास इनपुट क्या आनी है, सेट आपने क्या करना है, प्रोसेसिंग क्या करनी है और आपने रिजल्ट क्या देना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. स्टार्ट, पैरेललोग्राम में आपने क्या करना है? बेस इंटू हाइट इसकी एरिया होता है, बेस इंटू हाइट. तो इनपुट नंबर्स ले लिए बेस और हाइट. ओके, क्योंकि हमारे पास ना बेस की वैल्यू ना हाइट की वैल्यू है, कहीं भी कुछ चीज़ गिवन है
नहीं गिवन। अगर यही प्रोग्राम होता है तो फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वेयर बेस इज इक्वल टू 40 एंड हाइट इज इक्वल टू 60 लेट्स सपोज, तो हमारे पास इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं थी, तब हमने सीधा सीधा सेट करवाना था, असाइन करवाना था या फिर कैलकुलेट कर लेना था। ठीक है, उस केस में हमने इनपुट नहीं लेना। अब इसमें सेट एरिया टू बेस इनटू हाइट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके एरिया में स्टोर हो जाएगी, आउटपुट एरिया एंड एंड प्रोग्राम। नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है चेंज द अबव एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ये मैंने तीनों सेपरेट आपके लिए किए हैं, मैं आपको शो करवाती हूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इफ़ यू कैन सी दिस, स्टार्ट इनपुट लिया मैंने नंबर्स कौन कौन से, बेस और हाइट। ओके, सेट एरिया टू हाफ 1/2, मैं 0.5 भी लिख सकती हूँ, इट्स अप टू यू। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद आउटपुट एरिया एंड देन एंड। ओके, सिंपल प्रोग्राम है। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस, उसका क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसमें मैंने नंबर्स ले लिए P और Q। ओके, इनपुट नंबर्स P एंड Q, सेट एरिया टू हाफ इंटू P Q, आउटपुट दे दिए एरिया। ये आपका रोम्बस का हो जाएगा। फाइन। थर्ड आपका प्रोग्राम है ट्रेपेजियम का। लेट मी शो यू दैट। इसमें आपने इनपुट ले लिया ABH, आपको 2 साइड्स रिक्वायर्ड होती हैं और हाइट रिक्वायर्ड होती है, बेस और हाइट। मैंने एक्चुअली प्रॉपर वर्ड्स लिखे क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस। आप इसमें बेस 1 बेस 2 भी लिख सकते हैं और हाइट प्रॉपर भी लिख सकते हैं, दैट इज़ मोर ईजी एंड एफिशिएंट वे। ओके, सेट एरिया इंटू हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, ये इसका फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अप्लाई किया, इस वैल्यू को साइन करवा दिया एरिया में और फिर एंड में आपने आउटपुट दे दिया एरिया। अब देखिए, आपने जितने भी एल्गोरिथम्स किए हैं उनमें तीनों चीज़ें कंपल्सरी हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये 3 चीज़ें और सीक्वेंस में है। पहले आप इनपुट लेंगे तो उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग होगी तो आप रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। तो ये आपके स्टेप्स हैं एल्गोरिथम्स लिखने के, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके। ओके, लेट्स कंटिन्यू द फिफ्थ वन। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। आपके पास 3 गिवन नंबर्स हैं, आपने इसमें से डिस्प्ले करना है जो कि लार्जेस्ट होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट ले लेना है आपने तीनों नंबर्स N0 N1 N2। सेट लार्ज टू N0, जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको हमने एक वेरिएबल में साइन करवा दिया लार्ज में। फर्स्ट वैल्यू जो थी, लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट में 5 एंटर किया था, 5 किस में आ गया, लार्ज में। ओके, इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, अगर N1 में जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है तो लार्ज में कौन सी वैल्यू साइन करवा दे, N1 की। लेट्स सपोज मैंने यहाँ किया 5 एंटर, यहाँ मैंने किया 8, यहाँ मैंने किया 4। ओके, 5 8 4, तो ये कंपेयर करेगा, पहले लार्ज में साइन करवा देगा 5 इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, 8 बड़ा है 5 से, यस, तो क्या करेगा, सेट कर देगा लार्ज टू N1। तो लार्ज में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, N1 में क्या है इसने, 8, तो लार्ज में कौन सी वैल्यू आ गई, 8। इफ़ N2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, N2 में था 4 इज़ ग्रेटर देन 8, नो, तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। नो की कंडीशन में ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है इफ कंडीशन वाली, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाते हैं या फिर एल्स के बाद वाली पोर्शन पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम एल्स यूज़ नहीं कर रहे तो इसने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाना है। ठीक है, 4 ग्रेटर नहीं है 8 से तो इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट आ जाएगा आउटपुट लार्ज पे। लार्ज में इस टाइम क्या वैल्यू थी, 8, तो हमने जो वैल्यूज एंटर की उसमें से सबसे बड़ी कौन सी थी, 8। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। नेक्स्ट, असाइन ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स। इससे पहले हमने इसका फ्लो चार्ट भी किया था। फ्लो चार्ट में भी क्या था, हमने उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स लेने हैं, टोटल मार्क्स लेने हैं, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज उसको ग्रेड असाइन करने हैं। सबसे पहले इनपुट ले लिए नंबर्स, कौन से नंबर्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। फिर सेट परसेंटेज टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, सेट ग्रेड टू A+। ग्रेड एक वेरिएबल है जिसमें क्या वैल्यू असाइन करवा दे, A+। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एल्स पोर्शन पे आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे मार्क्स 70 हैं, ठीक है, तो ग्रेटर देन 80 नहीं है, इट्स मीन ये वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो डायरेक्टली एल्स पोर्शन पे चला जाएगा। एल्स
इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70 तो ग्रेड में क्या वैल्यू असाइन करवा दे ए। अगर ये भी ट्रू नहीं होती फिर एल्स इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60 तो ग्रेड में असाइन करवा दे बी। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो एल्स इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50 सेट ग्रेड टू सी एंड सो ऑन। अगर ये तीनों वैल्यूज़ नहीं है मीन्स आप ग्रेटर देन 33 भी नहीं है, 40, 50, 60 नहीं है, इट्स मीन यू आर फेल। तो आपने एल्स पोर्शन में क्या करना है, एल्स पोर्शन में अब आपने कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो इन सारी वैल्यू से ऊपर नहीं है तो इट्स मीन वो 33 से बिलो ही है। ठीक है, हम ऊपर सारी वैल्यू कंडीशंस चेक करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो इन सब से ऊपर नहीं है तो वो डेफिनेटली 33 से बिलो है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाए बगैर क्या किया है, एल्स में सेट ग्रेड टू एफ कि वो लेस देन 33 है तो उसको एफ असाइन करवा दें एंड एट द एंड आउटपुट द ग्रेड। ओके, आपने सारी कंडीशंस लगा दी, एंड पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ऑब्वियस है, सबको पता है कि अगर वो हमने सारी कैलकुलेशन चेक कर लिया कि अगर उससे ऊपर नहीं है तो वो इट्स मीन इससे नीचे ही होगा, 33 से लेस है। नेक्स्ट, टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। प्लेन इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपके पास अमाउंट इंटू रेट पर 100 इंटू ईयर्स। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो है अमाउंट और रेट और ईयर्स। तो हमने यूज़र से क्या करना है, इनपुट ले लेना है। इनपुट लेने हैं नंबर्स, कौन कौन से, अमाउंट, रेट, ईयर्स। ये नंबर्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि डाटा टाइप पता चले कि हम कौन सी टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। हम कोई नंबर ले रहे हैं, हम कोई टेक्स्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो हम इनपुट नंबर्स लिखते हैं कि हमने नंबर लेने हैं यूज़र से, अमाउंट लेना है, रेट और ईयर्स। उसके बाद सेट यूज़ करेंगे, सेट प्लेन इंटरेस्ट इज़ अ वेरिएबल टू किसको सेट करें, उस फॉर्मूला पर अप्लाई कर देना है। फॉर्मूले की वैल्यू कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, प्लेन इंटरेस्ट में। उसके बाद आपने आउटपुट कर देना है प्लेन इंटरेस्ट को एंड दी एंड। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, आपने दोनों करने हैं। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। इनपुट ले लिया आपने एक नंबर सेल्सियस, सेट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इंटू 9/5 + 32, ये इसका फॉर्मूला है। आउटपुट कर दे फ़ारेनहाइट, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आपने एक सेल्सियस वैल्यू ली, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, उसको डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट उसने कहा था वाइस वर्सा भी, मीन्स आपने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेके उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप इनपुट कर दें नंबर इन फ़ारेनहाइट। ओके, सेट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट -32 × 5/9, ये इसका फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का, किससे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट कर दे सेल्सियस एंड द एंड। दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 to n2 वेयर n2 इज़ ग्रेटर देन 1। इवन नंबर फाइंड आउट करने हैं इंटीजर्स से रेंजिंग फ्रॉम n1 to n2। आपने कोई भी लिमिट ले लेनी है, लेट्स सपोज 20 to 30। ओके, तो n2 शुड बी ग्रेटर देन n1। अब इसको देखें कैसे हो रहा है, ये इनपुट नंबर्स n1 n2 मैंने इसमें असाइन कर दिया 20, इसमें असाइन कर दिया 30। ओके, इफ़ n1 इज़ लेस देन इक्वल टू n2, आप प्लीज़ अगर आपने फ्लो चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, इसमें उसके ट्रेस टेबल्स वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट वाली वीडियो में। इफ़ n1 इज़ लेस देन इक्वल टू n2 मीन्स 20 इज़ लेस देन इक्वल टू 30। येस, इफ़ n1, आपने ये कंडीशन क्यों चेक की, ताकि क्योंकि हमने उस लिमिट तक जाना है, उस लिमिट से ऊपर नहीं जाना। ओके, उस लिमिट से ऊपर नहीं जाना हमने। इफ़ n1 mod 2 = 0, यहाँ से फाइंड करना है आपने कि इवन है या ऑड है। अगर वो प्रॉपरली डिवाइडेबल है 2 से, इट्स मीन वो इवन है। मॉड आपको क्या वैल्यू देता है, रिमाइंडर की वैल्यू देता है। 20 / 2, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 0, क्योंकि ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 देन आउटपुट n1, इट्स मीन 20 इज़ योर इवन नंबर। ओके, सेट n1 to n1 + 1। n1 में अब क्या आ गया, 20 था, अब n1 में 21 आ गया। ये दोबारा गो टू स्टेप 3, अब ये यूज़ हो रहा है गो टू टर्म। गो टू किस लिए यूज़ हो रहा है, हमने कहीं स्पेसिफिक ट्रांसफ़र करना है कंट्रोल को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पे। स्टेप 3 में वो दोबारा कंपेयर करेगा 21 इज़ लेस देन इक्वल टू 30। येस, फिर वो दोबारा चेक करेगा 21 mod 2 = 0। नो, 21 का रिमाइंडर आएगा 1 आपके पास, ये 0 नहीं आएगा। अब ये फॉल्स है तो वो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, फॉल्स के केस में क्या करेगा, वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएगा। सेट n1 to n1 + 1। n1 में अब क्या वैल्यू आ गई, 22।
Again go to step 3. Check 22 is less than 30. Yes, 22 is less than 30. Okay, go here. If n1 mod 2 equals 0, 22 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर क्या आता है 0. येस, तो आउटपुट कर दे n1, तो उसने 22 डिस्प्ले कर दिया. पहले क्या डिस्प्ले किया था 20, अब क्या डिस्प्ले किया है 22. ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इवन नंबर्स ही चाहिए. आगे जाएंगे तो n1 अब क्या हो जाएगा 23, फिर वो 23 को कंपेयर करेगा 24 को, एंड सो ऑन अंटिल वी रीच दिस लिमिट. आप इसमें कोई भी लिमिट दे सकते हैं. एज एन एग्जांपल मैंने 30 दी थी. अब जब हमारे पास 31 आ जाएगा, 31 के बाद क्या आएगा, इफ 31 इज़ लेस दैन 30, नो की कंडीशन में इसने क्या करना है, ये सारी ब्रैकेट्स के बाद, ये सारी ब्रैकेट्स मीन ये सारी स्टेटमेंट इस कंडीशन में एग्जीक्यूट होनी चाहिए. अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. हाउ टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम. देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम. Which one is better depend upon the efficiency of the variable solution algorithms. Efficiency can be measured on the basis of number of steps and space used in the memory. It is more efficient if it takes less number of steps to reach the result. यहाँ number of steps का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि number of lines. इसका मतलब है कि number of executions. Okay? We have observed in algorithm the some data is stored computer memory which is later used. अगर वो डाटा यूज़ करे तो कितना डाटा वो यूज़ कर रहे हैं, जितनी वो लेस मेमोरी ले रहा है और जितनी उसकी लेस नंबर ऑफ लाइंस एग्जीक्यूशंस हैं उतना वो एफिशिएंट है प्रोग्राम. तो आपके पास एक सोल्यूशन के जब मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम के, तो आप इसमें से डिसाइड करते हैं विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ मोर एफिशिएंट. इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है. लेट्स सपोज वी हैव 2 एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम. One algorithm has n steps whereas the other has n square steps. उसके steps से बहुत ज़्यादा हैं. In this case first one will be considered. Okay? इसके steps से बहुत ज़्यादा हैं, तो in this case first one will be considered कि ये ज़्यादा efficient होगा, उसके steps बहुत ज़्यादा हैं, उसके steps इससे multiple हैं, डबल है. Second, आपने ये compute करना है 1 + 2 + 3 up to 99. अब इसको compute करने के काफ़ी सारे ways हैं. आप इसे पेयर्स की फॉर्म में ले लें, आप इसे सीक्वेंस में 1 2 3 को ऐड करवाते चाहें, आप इस पर फार्मूला अप्लाई करवा दें. इसके पास काफ़ी सारे वेज हैं, जिसमें से आपने डिसाइड करना है विच वन इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट. तो आई थिंक फार्मूला अप्लाई करना ज़्यादा ईजी वे भी है और एफिशिएंट भी है, एंड देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ फॉर एरर. ओके, आप इसे मैनुअली करेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है एरर के. ये एक एक्टिविटी है. Compare the algorithm 9 presented in section 1.34 and the following algorithm. ये एल्गोरिथम और वो एल्गोरिथम अभी जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो आपको इवन नंबर्स दे रहा था, दोनों का टास्क एक ही है. अब हमने इसमें से डिसाइड करना है कि एफिशिएंट कौन से है. मैंने इसमें कुछ कंपैरिजन किया हुआ. लेट मी शो यू द पिक्चर. जो हमारे पास पहला था उसमें क्या हो रहा है, हमने वैल्यूज़ ले ली 20 30, चेक किया 20 इज़ लेस दैन 30, येस. 20 mod 2 इज इक्वल टू 0, येस, तो आउटपुट दे दिया 20. n1 को इंक्रीज़ कर दिया 21 से, फिर कंपेयर किया 21 इज़ लेस दैन 30, उसको कंपेयर किया, उसका मॉड लिया, फिर 22 को किया, येस है, तो उसको आउटपुट कर दिया. ओके, इसने एक एक वैल्यू ली है, 20 21 22 23 एंड सो ऑन अप टू 30. और रिजल्ट आपको क्या क्या दिए हैं, 20 22 24, जो आपके इवन नंबर्स हैं 20 से 30 के दरमियान में. ये आपका वो वाली एक्टिविटी थी जो आपने पहले भी मैंने शो करवाई है. अब सेकंड, आपका यही प्रोग्राम 20 से 30 ही इसने शो करवाना है और इवन नंबर्स शो करवाना है, लेकिन ये किसी और फॉर्म में किया हुआ है. अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या आ रहा है, इनपुट नंबर्स n1 n2, आपने 20 और 30 वैल्यूज़ ले ली. ओके, इफ़ n1 इज़ ऑड, चेक किया 20 ऑड है, नो, इट्स मीन कि वो इवन है, हमें इवन नंबर ही देने थे, तो आउटपुट कर दिया 20. ओके, अगर n1 ऑड होता तो वो उसको क्या करता है, सेट n1 टू n1 + 1, मीन इसको इवन बना देता. लेट्स सपोज 21 है तो 21 को क्या करे, वो इवन 1 ऐड करके इवन बना दे. अच्छा, इस केस में उसने नो किया, 20 को नो करने के बाद आउटपुट दे दिया 20. डायरेक्टली उसने किया सेट n1 टू n1 + 2. वहाँ हम क्या कर रहे थे, सेट n1 टू n1 + 1. वो 20 को भी चेक कर रहा था, 21 को भी चेक कर रहा था, 22 को भी, 23 को भी. यहाँ उसने क्या किया, सिर्फ एक दफ़ा चेक किया, अगर वो नहीं है तो उसको इवन बना के उसके बाद उसे +2 करते गए. लेट्स सपोज 20 है, उसके बाद 22 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 26
6 आ जाएगा, और कंपेयर सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो आपकी लिमिट है उससे कम हो, 30 से कम हो। तो अब इन दोनों केसेस में कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है? ये वाली एक्टिविटी ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन, अगर आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स देखें, इसमें भी 7 है और उसमें भी 7 ही थे, नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपके सेम है, लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन इसमें कम हो रही है। तो इन दिस केस ये आपका ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि उसकी कंपैरिजन, उसकी प्रोसेसिंग, वो मेमोरी में जगह कम ले रहे हैं, वहाँ वो ज़्यादा जगह ले रहा था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में वही डिफरेंस होता है जो एक स्टोरी और एक मूवी में। आप स्टोरी को रीड आउट करते हैं, रिटन फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, मूवी आपकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल। इसी तरह एल्गोरिथम आपके एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो आपने एक इजी राइटिंग में लिखा हुआ है। फ्लो चार्ट आपकी क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, यही डिफरेंस है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या हैं? ईजी टू ड्रॉ, ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर। अगर आप एक फ्लो चार्ट कर रहे हैं तो उसे ड्रॉ करना भी ईजी है आपके लिए, और आपको प्रॉब्लम इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है कि ये आपका फ्लो कहाँ से जा रहा है, अगर इसमें एरर कहाँ पे आ रहा है, इस केस में ये एग्जीक्यूट आपको एक्सपेक्टेड आउटकम आ रही है या नहीं आ रही। बट डिसएडवांटेजेस क्या हैं? टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, एंड मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी। लेस्पोर्ट्स आपको अगर एरर फाइंड आउट होता है वो आपको स्टार्ट में ही हो जाता है, आपने पूरा ड्रॉ कर लिया, आपको पता चलता है नीचे यहाँ एरर आ रहा है, आपके एग्जीक्यूशन में यहाँ प्रॉब्लम है, तो आपको सारा रीड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, लार्ज प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए ड्रॉ करना भी सूटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। और अगर आप एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं? ईजी टू राइट, टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप एक इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ कर रहे हैं सिंपल, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो ईजी हैं, आपने क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करने हैं आपको पता है। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। अगर आपने ज़्यादा लार्ज प्रॉब्लम्स हैं तो फ्लो चार्ट की कंपैरिजन में एल्गोरिथम ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, डिसएडवांटेज, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं तो अगर आपने मॉडिफाई करना है, आपको हो सकता है हर लाइन में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, या आपको टोटली गो थ्रू करना पड़े कि कहाँ कहाँ आपको एक चीज़ की बेस पे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर इज़ नॉट वेरी ईजी, क्योंकि इसमें आप लूप्स भी यूज़ कर रहे हैं, गो टू भी यूज़ कर रहे हैं। फ्लो चार्ट में क्या आप एक एरो से शो करवा देते हैं कि आपने यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, या यहाँ से आप डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पे जा रहे हैं, यहाँ आपको रीड आउट करना पड़ेगा। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। ओके, गो टू में आप नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट भी हो रहा है तो आपने इसको, या फिर आप कुछ लाइन स्किप कर रहे हैं या कुछ लाइन पे दोबारा वापस जा रहे हैं, तो इसलिए उसको डिफ़िकल्ट होता है एरर्स आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट डाटा को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।